मुझे ही सजा कराएंगे और आप ही तय करेंगे कि मैं क्या बयान दूंगा। वो हेल्थ डिपार्टमेंट का एफिडेविट मेरे घर से चोरी करके इनके असिस्टेंट डायरेक्टर ले भी गए, इसके सबूत भी मेरे पास हैं। मुझे पता है मैं गिरफ्तार हूंगा। अच्छा, मुझे पता है ये बात, ठीक है, और मैं इनकी गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं हूं। भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद। फिर जो मेरा बयान था उसको इनके असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा जी ने किसी के साथ अपने लैपटॉप के और फोन के माध्यम से शेयर किया। देश में विपक्ष के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त ऐसी है जो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिन पर रेड हुई, गिरफ्तारी हुई। इनमें नया नाम जुड़ गया है आम आदमी पार्टी के नेता का। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज की, जो दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष हैं और इन पर ताजी ईडी की रेड हुई है और रेड के बाद अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं केस पर बाद में आऊँगा, पहले आप ये बताइए, रात को 2-2:30 बजे ईडी गई है, तो उसके बाद से आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। रात को सोए हुए भी हैं आप? नहीं, वैसे मुझे लगता है कि जिसके यहाँ ईडी की रेड हो जाए वो सोएगा कैसे? नहीं, एक ये तो है कि आपका ना अगर सोने की टाइमिंग बिगड़ जाए तो आपको नींद नहीं आती। 3-1 बजे तक अगर आप सोते हो ना तो अच्छी नींद नहीं आती। तो बहुत अच्छी तो नहीं आई, बट ठीक है, इन्होंने तो वैसे ही बहुत लोगों की नींद हराम कर रखी है। तो बता रहे हैं कि लगभग 18 घंटे तक ही ईडी आपके यहाँ रही, तो इस दौरान क्या ऐसा हुआ जिसको लेके आप जो हैं ईडी के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं? आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी में खास तौर से देखा गया है कि सीधा हेड ऑन मारते हैं कि जांच एजेंसी अगर जांच करती है तो उसके खिलाफ ही मोर्चा खोल देते हैं। आमतौर पे किसी पे कोई जांच होती है तो थोड़ा बहुत बोल के चुप हो जाते हैं। सर, ऐसा है कि हम इनसे क्यों डरेंगे और क्यों दबेंगे? हमने करप्शन किया नहीं, हमें इनसे दोस्ती करनी नहीं। अगर ये एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बन के आते और एक प्रोसेस फॉलो करते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे सभ्य लोग थे, हम भी सभ्य लोग थे। आए घर में, हमने बिठाया, इन्होंने कहा कि हम तलाशी लेंगे, जहाँ की चाबी मांगी वहाँ की चाबी, और हमारे घर में तो ज़्यादातर चीज़ों की चाबी लगी हुई होती है। अच्छा। इन्होंने लैपटॉप का पासवर्ड मांगा, मैंने बोला खुला ही हुआ है, हमारे लैपटॉप में पासवर्ड ही नहीं है। घर की अलमारियों की चाबी उसी में लटकी होती है, क्योंकि वो खो जाती हैं, वरना चाबियाँ तो मिलती नहीं है। तो जो करना चाह किया। नीचे पिताजी के पास लॉकर है, उसमें ज्वेलरी वगैरह है, वो पिताजी ने दे दी इनको। तो पूरे तरीके से इन्होंने ढूंढा ढांढा, कुछ इन्हें मिला नहीं, ना पैसा मिला, ना जेवर मिला, ना जायदाद मिली, ना कोई कागज मिला। मेरे से ही जब ये पूछ रहे थे कि साहब गाड़ी कौन सी है आपके पास, आपने कब लॉ की, तो ये डिटेल्स कई बार ना धुंधली हो जाती हैं आपके दिमाग में। तो मैंने ही अपना इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट जो है कागजों में से निकाला और मैंने कहा, इसमें ना मैंने डिटेल फरवरी में ही सारी भरी हुई थी कि म्यूचुअल फंड में मेरे पास कितना पैसा है, बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, तो मैं इससे बताने लगा था। तो एक चीज़ तो ये जब्त की उन्होंने मेरे घर से, अच्छा, जिसको उन्होंने लिखा है इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। अब भाई साहब, इसके अंदर क्या, दर्शकों के लिए बता दीजिए इनक्रिमिनेटिंग मतलब क्या होता है? इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस का मतलब ये है कि ये कागज इनको मेरे घर से छापेमारी में मिला है। अच्छा। जिसके अंदर मेरे खिलाफ सबूत है। अच्छा, ये मतलब एक क्रिमिनलिटी साबित करने में एक एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, अच्छा, ये इन्होंने दिखाया कि साहब ये चीज इन्होंने बरामद कर ली मेरे घर से, जिसको इन्होंने सीजर मेमो में, जिसको आप पंचनामा कहते हैं, उसमें दर्ज किया। अब साहब, इलेक्शन लड़ने से पहले मैंने ही ये एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में दिया है और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पढ़ा है और मेरे सारे एफिडेविट पढ़े हैं। इसमें क्रिमिनलिटी का क्या लेना देना है? दूसरा, ये 6 तो क्या हुआ कि ये सुबह फिर मेरे से बयान इन्होंने मेरा दर्ज करना शुरू किया। ये लैपटॉप पे बैठ गए इनके असिस्टेंट डायरेक्टर साहब, और एक इनके एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, बदल बदल के टाइप कर रहे थे। इनके पास 43-44 क्वेश्चन थे। इन्होंने एक एक करके प्रश्न बोलना शुरू किया, मैं इनको सारा उत्तर लिखवाता रहे, टाइप करते रहे। रात को करीब 6 बजे नीचे जो मेरा घर है, पिताजी वगैरह जहाँ रहते हैं, बैठक है, वहाँ पे इनके लोग तब तक ढूंढ कर रहे थे कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। एक अफसर ऊपर दौड़ता हुआ, सर हमें कुछ मिल गया, हमें कुछ मिल गया। क्या मिल गया भाई? फिर उन्होंने कहा, सर देखो क्या मिल गया। तो मैंने कहा, दिखाओ क्या है। तो साहब, ये हाई कोर्ट के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एफिडेविट दर्ज किया है
हलफनामा, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये इत्तेफाकन मैं इसको काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा था, ये मेरे को मिल नहीं रहा था कि कहाँ गया। और जब 6 बजे इन्होंने मुझे दिखाया तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार ये तो तुमने कमाल कर दिया। और फिर वो मेरा स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हो रहा था, मैंने कहा यार इसमें और कई सारी चीज़ें मैं वो भी डलवा देता हूँ, क्योंकि शरद जी आरोप है कि प्रोजेक्ट डिले हो गए। तो इसके अंदर जब मैं 9 मार्च को मंत्री बना तो मैंने पहली मीटिंग इन अस्पतालों के विषय में 22 मार्च को ही कर ली, अच्छा, सारे के सारे अफसरों के साथ। ये मैं बता दूं, सौरभ भारद्वाज जो हैं ये मार्च 2023 में ही मंत्री बने थे, उससे पहले ये मंत्री नहीं थे। पहली सरकार जब 2013 में आई थी तब तो मंत्री थे, लेकिन उसके बाद में सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। मार्च 2023 में ही ये मंत्री बने थे। अब तो बात सर कीजिए। मार्च 2023 को मैंने शपथ ली। हाँ, उससे पहले ही अस्पतालों के प्रोजेक्ट चल रहे थे। अब एक बात बताओ, इससे जल्दी कोई क्या कर सकता है कि 9 मार्च को, और मेरे पास 8 डिपार्टमेंट थे, ऐसा नहीं है मेरे पास एक अस्पताल बनवाने का ही काम था। 8 डिपार्टमेंट में, और उसके अंदर सैकड़ों प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। जल बोर्ड में ही चल रहे होंगे कम से कम 300-400 प्रोजेक्ट तो। हाँ, उसके अंदर ये 24 प्रोजेक्ट भी चल रहे थे अस्पतालों के। मगर मैंने 22 तारीख को, आप देखिए, मीटिंग करी और सारे अधिकारियों को बुलाया और एक एक प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की और इनको बोला कि आप इंश्योर करें कि ये काम समय से हो जाए। अच्छा, ठीक है साहब, ये मीटिंग ये हुई है 23 मार्च 23 मार्च 22 मार्च 23 मार्च में। हाँ, ये हुई है। ठीक है, हाँ। वो उसके बाद अप्रैल में मीटिंग हुई, जून में हुई, ये इसी के लिए कि भाई डिले क्यों हो रहा है, जल्दी अस्पतालों, कीजिए। हाँ, हाँ, कि इनको जल्दी कीजिए, और जो डिसीजन पेंडिंग है उनके डिसीजन किए गए हम्म, कि भाई ये करो, ये करो, ये करो। इस दौरान इन्होंने मुझे ये भी कहा कि जो अस्पताल बन रहे हैं उनके अंदर कई सारी तब्दीलियां करनी है, और मेरे पास बाकायदा अफसरों ने कहा कि साहब ये तब्दीलियां आप कर दो। आईसीयू हॉस्पिटल्स हैं सारे के सारे, इनको मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दो। हाँ, मैंने कहा चलो ठीक है, एस्टिमेट पुटअप करो। और जब मेरे को प्रेजेंटेशन देके बताया गया कि इसको कन्वर्ट करने में जो कॉस्ट है वो लगभग डबल हो रही है, तो मेरे ही मिनट्स के अंदर मैंने दर्ज कराया कि भाई डबल कैसे हो जाएगी, इतना पैसा कैसे दे देंगे हम, जो जैसा टेंडर है, जैसी ड्राइंग है वैसा ही बनाओ। और अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसका अलग से टेंडर कर लो, पुराने टेंडर में छेड़छाड़ मत करो। ये रिकॉर्डेड है। तो इनका केस धड़ाम से उल्टे औंधे मुंह गिर गया। अच्छा, क्योंकि भाई मैंने तो खुद डिसीजन वो कर रखे हैं, जो ये कह रहे हैं मैंने नहीं किए वो मैंने कर रखे हैं। अच्छा, तो अब जब मैंने ये सारा का सारा एफिडेविट अपना जो मेरा जो वो चल रहा था बयान, उसमें मैंने इसको भी दर्ज करा दिए, इसके मिनट्स भी दिखा दिए। हाँ, तो 8 बजे से पहले सारी की सारी प्रक्रिया हो गई, मेरा बयान दर्ज हो गया। अच्छा, और ये 2 कागज, एक एफिडेविट मेरा इलेक्शन कमीशन का और एक एफिडेविट मेरा कोर्ट के अंदर जो था, ये दोनों उन्होंने सीज कर लिए। ये दोनों उन्होंने सीज कर लिए कि साहब ये सेजर मेमो या जो है हमारा पंचनामे में दोनों दर्ज कर लिए। ठीक है, ठीक है जी। इस पे और इसकी कॉपी पे मेरे से साइन भी करा लिए, पंचों के साइन करा लिए, पंचनामे पे साइन करा लिए, पंचनामा तैयार हो गया। ठीक है, मेरा फ़ोन सीज कर लिया, उस पर साइन हो गया। ठीक है, फिर जो मेरा बयान था, जो मैंने इतने 10 घंटे इनके साथ बैठ के दिया, उसको इनके असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक अरोड़ा जी ने किसी के साथ अपने लैपटॉप के और फ़ोन के माध्यम से शेयर किया। गूगल ड्राइव खोली, इन्होंने अपने लैपटॉप को मेरे वाईफाई से कनेक्ट किया, गूगल ड्राइव खोली और उसको शेयर किया। ठीक है, और उसको शेयर करने के बाद इनको कहीं से इंस्ट्रक्शन आई। अब वो किससे शेयर किया? बीजेपी के किसी नेता से शेयर किया, मेरा जो स्टेटमेंट था किसी ईडी के अफसर से शेयर किया। ये बहुत बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि से शेयर किया। हाँ, कि अगर ये जो ये बात कह रहे हैं कि होता क्या है, जांच एजेंसी है, उसके जांच अफसर अगर आए हैं तो ये आरोप ये लगा रहे हैं कि जो इनसे बयान लिया गया वो किसी बाहर वाले से शेयर किया गया है। ये इंटीग्रिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे बहुत बड़ा सवाल है अगर ऐसा हुआ है तो। आगे बोलिए। शरद जी, और शेयर ही नहीं किया गया। हाँ। उसके बाद इनको और आप ये साबित कर सकते हैं, ये जो आप बात बोल रहे हैं कि शेयर किया गया है? सर मेरे पास साक्ष्य हैं। इनका जो लैपटॉप है, हाँ, मयंक अरोड़ा जी का, वो सीज किया जाना चाहिए। उसमें फॉरेंसिक एविडेंस ये साफ दिखा देगा कि इन्होंने इतने बज के इतने मिनट पे इस डॉक्यूमेंट को ड्राइव पे डाला और इसको इन लोगों ने एक्सेस किया, और उसके बाद इनके पास फोन आए 8 बजे से 2 बजे तक लगातार किससे फोन पे बात कर रहे थे, इसकी सबकी जांच होनी चाहिए। इनको इंस्ट्रक्शन आए
और ये फिर जो मेरे दिया हुआ बयान था उसको लैपटॉप पे हाईलाइट करके ले आए, येलो पोर्शन करके। अच्छा, उसके कई हिस्सों को इन्होंने हाईलाइट कर दिया कि- पीला रंग का, कि ये हटाना है। ये कह के कि साहब ये जो पीले रंग के मैंने हाईलाइट किए ये हिस्से आपको हटाने पड़ेंगे अपने बयान से। तो मैं अपने बयान से हिस्से हटाऊं इनके कहने पे। मैंने कहा भाई क्यों? कह रहे नहीं सर हम एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप जो भी कहेंगे हम कोई ना लिख लेंगे। मैंने कहा भाई मैं जो भी कहूँगा वही लिखना पड़ेगा आपको। कह रहे नहीं सर ये तो इररिलेवेंट है। मैंने कहा रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है तो कोर्ट तय करेगा। शरद जी एक बात बताइए, मतलब मैं अपना बयान लिखा रहा हूँ, आप एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, आप तो मुझे फंसाने के लिए आए हैं, मुझे जेल देने आए हैं, एक झूठे मुकदमे फंसाना है। मैं अपना बयान दे रहा हूँ और ओथ पे दे रहा हूँ, मैं हवाबाजी नहीं कर रहा। ईडी के सामने सेक्शन 17 का जो बयान होता है वो ऑन ओथ होता है। इसका मतलब ये है वो मैं शपथ खा के कह रहा हूं और उस बयान को वो मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हाँ, हैं। मैं दर्शकों के लिए थोड़ा इसको समझा दूं। एक तो मैं दो चीज कहता हूं, जो ये बात कह रहे हैं मैं इसको 100% फेस वैल्यू पे नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगे हैं, ये अपनी बात कह रहे हैं, मैं मान रहा हूं। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि ईडी के ऊपर भी तो आरोप लगे हुए हैं कि जब ये दिखाई देता है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी टारगेट कर रही है, उनके ऊपर छापे मार रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है, तो सवाल तो उठेंगे। जब ये दिखाई देगा कि जिन लोगों के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, फिर वो लोग जो हैं देश के सत्ता पक्ष के साथ मिल जाते हैं, बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, उनके सुर में सुर मिलाने लग जाते हैं, तो फिर जो है ईडी उनकी तरफ देखना बंद कर देती है, कहीं और देखना शुरू कर देती है। तो फिर जो है ईडी के ऊपर भी सवाल उठेंगे। इसलिए मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अगर इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो जांच एजेंसी के ऊपर भी सवाल हैं। और अंत में जो बात ये कह रहे हैं कि ये बयान क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए होता क्या है, मान लीजिए कोई जांच एजेंसी है, पुलिस है, सीबीआई है, उसके सामने कोई भी आरोपी या गवाह अपना बयान देता है तो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस नहीं होता, क्योंकि यह माना जाता है कि भाई ये पुलिस के सामने दिया है, हो सकता है पुलिस ने डांट डपट के इससे लिखवा लिया हो। कोर्ट के सामने जो दिया जाता है वो जो है असली बयान माना जाता है और कोर्ट उससे आप मुकर नहीं सकते। लेकिन ईडी का जो केस होता है, पीएमएलए का जो कानून होता है, उसमें आपने जो सेक्शन 17 के तहत अपना बयान लिख दिया तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे मजिस्ट्रेट के सामने आपने बयान दे दिया है, उस बयान से आप मुकर नहीं सकते। इसलिए जो है ये जो बात बोल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलिए। और सर जी एक और चीज, दुनिया के किसी भी देश में ये कानून नहीं है कि आप एक आदमी से उसके खिलाफ ही बयान ले लो और उसको इस्तेमाल कर लो। आप मेरे बयान को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें एक पीएमएलए नाम का कानून है, जिसमें आप मेरे ही बयान से मुझे ही सजा करा सकते हैं। तो मेरे ही बयान से आप मुझे ही सजा कराएंगे और आप ही तय करेंगे कि मैं क्या बयान दूंगा। हाँ, ये नहीं हो सकता है। अगर ये जो बात कह रहे हैं वो है, तो ये नहीं हो सकता है कि अगर ये कह रहे हैं भाई मेरा ये कहना है, तो भाई जब ये कह रहे हैं तो लिख दो, बाद में आपको कुछ मिलेगा तो आप कोर्ट के सामने रख दीजिएगा। तो अगर ये कह रहे हैं कि कोर्ट इनका बयान चेंज करवाने की कोशिश हो रही थी, तो ये बड़ा सवाल है। और शरद जी मैं तो ये कहता हूं मैं कोरी बकवास लिखवा रहा हूं। अगर मैं कोरी बकवास लिखवा रहा हूं तो पहली बात तो मैं ऑन ओथ लिखवा रहा हूं कोरी बकवास। उस कोरी बकवास को सही साबित करने भी मेरी जिम्मेदारी है, वरना मैं वैसे भी जेल जाऊंगा बकवास लिखने के लिए। और अगर वो कोरी बकवास भी है तो ईडी का अफसर नहीं तय करेगा वो कोरी बकवास है, वो कोर्ट तय करेगा कि वो बकवास है। बाकी तो वो तो जांच में आ जाएगा ना कि भाई आपने वो जो लिखवाया था वो बिल्कुल झूठ था, उसका कोई सर पैर नहीं था, वो तो जांच में आ जाएगा अगर ऐसा होगा। जांच में भी आएगा तो वो ईडी का अफसर नहीं तय करेगा वो बकवास है। कोर्ट कहेगी कि हाँ, वो पेश करेगा कि जी लिखा है। हाँ, सौरभ भारद्वाज को कोर्ट कहेगी कि तुमने ये बकवास लिखी। हाँ, वो कोर्ट के अंदर जाएगा, भाई इन्होंने ये कहा था लेकिन देखिए सच ये, हमारे पास ये एविडेंस है, तब वो साबित होगा। हाँ, तो इन्होंने पहली बात तो मेरे द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को सप्रेस किया, मेरे ही स्टेटमेंट के जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं उनको हटाया, और उसके बाद 8 बजे के बाद इन्होंने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर एक प्रेशर टैक्टिक अपनाई, एक साइकोलॉजिकल गेम किया हमारे ऊपर, एक दबाव बनाया गया, एक कोर्जन की गई, एक थ्रेट का मिला जुला एक पूरा का पूरा माहौल बनाया गया कि साहब अब इनको अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा अभी रुक जाओ, अभी टाइम लगेगा। बाहर पुलिस बुला ली गई, बाहर मेरे घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई, पुलिस ने रस्से मान दिए। तो घर वाले तो देख रहे होते ना बाहर क्या हो रहा है। तो घर के अंदर पूरा ये हो गया कि साहब अब तो इसको अरेस्ट करने वाले। मेरी बेटी सोई नहीं, उसको लग रहा है कि कुछ होने वाला है। आप सोचो मेरे 11 साल की बेटी को भी समझ में आ रहा है कि आज अरेस्ट होने वाले हैं पापा। इस स्तर का घटियापना है इन एजेंसीज का। तो फिर मेरी इनके डिप्टी डायरेक्टर से बात कराई गई, रवीश भारद्वाज। उन्होंने कहा कि सर जो ये कह रहे हैं वो कर दो ना, वो जो आपने लिखा है ना वो इररिलेवेंट है, वो हम नहीं ले सकते आपसे।
उसको हटाओगे तो ही हम लेंगे। मैंने कहा भाई साहब आप भी जितना कानून जानते हो मैं भी जानता हूं, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं। ये स्टेटमेंट में जो कुछ है वो मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करेंगे। कह रहे सर हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसका प्रिसाइज जवाब दो ना, लंबा क्यों दे रहे हो। मैंने कहा ये तो मैं तय करूंगा, मैं किस क्वेश्चन का लंबा जवाब दूंगा किसका छोटा दूंगा। जब मेरे को ये बात एक्सप्लेन करनी है शरद जी, बड़ी छोटी सी बात है, आपने पूछा कि ये जो डिले हुई इसको आप रोक क्यों नहीं पाए, आपने सुपरवाइज क्यों नहीं किया, ये सवाल है। अब मैं इसका एक छोटा जवाब दे दूं कि हाँ जी मैं सुपरवाइज करना चाहता था बट अफसरों ने नहीं सुनी, तो एक कोरी बकवास नजर आती है। मैंने इसका जवाब बनवाया कि साहब ऐसा है, जब मैंने ज्वाइन किया मार्च में, मैंने पहली मीटिंग मार्च में ये करी, मैंने दूसरी मीटिंग अप्रैल में करी, फिर तीसरी मीटिंग मैंने जून में करी, फिर चौथी मीटिंग मैंने जुलाई में करी, फिर पांचवी मीटिंग मैंने अगस्त में करी। मैंने वो मीटिंग जो एलजी को करनी थी वो भी मैंने करी। मैंने इस चीज़ की भी मीटिंग करी कि इन अस्पतालों को बना के क्या करोगे अगर तुम डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ही हायर नहीं करोगे। आप सोचिए 80% तक बिल्डिंगें तैयार हो गई, इन्होंने डॉक्टर हायर करना तो बड़ी दूर की बात है, वो तो 2 साल लगते हैं उसमें, इन्होंने पोस्ट भी क्रिएट नहीं करी उन अस्पतालों की। पोस्ट क्रिएशन जो एलजी का काम है, सर्विसेज डिपार्टमेंट का काम है, वो भी नहीं किया था, फाइलें घूम रही थी। उसकी भी मैंने मीटिंग करी एक एक अस्पताल की एआर डिपार्टमेंट के साथ बिठा के कि भाई फाइल का क्या हुआ इसको भेजो, इसका क्या हुआ इसको करो, इसका क्या हुआ इसको करो। और तो मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे यहाँ पे जो अफसरशाही का माहौल था वो नहीं है जो दिल्ली में है और जो दूसरे राज्य में वो अलग है। हाँ। दूसरे राज्य में अगर मंत्री डायरेक्शन देता है तो अफसर उस डायरेक्शन को मानता है, क्योंकि अगर वो नहीं मानेगा तो मंत्री उसको शो कॉज कर सकता है, मंत्री उसको सस्पेंड कर सकता है, मंत्री उसको और कुछ नहीं तो ट्रांसफर कर सकता है। दिल्ली में ये संभव नहीं है। मंत्री उसकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में उसको नंबर देता है हर साल, तो उसको मंत्री का काम करना है, आदेशों का पालन करना है। मगर मेरे यहाँ दिल्ली में जो संवैधानिक पूरी की पूरी जो इन्होंने सेटअप कर दिया है अपना कानून बना के, वो ये है कि ना मैं उस अफसर को ट्रांसफर कर सकता, ना मैं उसको पोस्ट कर सकता, ना मैं उसकी एसीआर लिख सकता, ना मैं उसको शो कॉज कर सकता, ना मैं उसको सस्पेंड कर सकता, मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूं। तो मैं ये दिखाऊंगा ना कि भैया मैं हर चिट्ठी में निवेदन करता चला जा रहा हूं, वो निवेदन मान ही नहीं रहा। और तो और मेरे हेल्थ सेक्रेटरी ने अपने हेल्थ मिनिस्टर का, यानी कि मेरा फोन भी ब्लॉक कर रखा था अपने फोन पे। आप सोच सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर का फ़ोन हेल्थ सेक्रेटरी ने ब्लॉक कर रखा है, हेल्थ मिनिस्टर का व्हाट्सएप हेल्थ सेक्रेटरी ने ब्लॉक कर रखा है, और मेरे पास साक्ष्य हैं इसके। अच्छा, हवा में नहीं कह रहा मैं, मेरे पास इसके साक्ष्य भी हैं और मेरे पास इसकी कंप्लेंट भी है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट की है, मैंने होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न कंप्लेंट की है कि मेरा हेल्थ सेक्रेटरी मेरे फ़ोन को ब्लॉक करके बैठा है। जब सुबह ईस्ट दिल्ली के अंदर एक नर्सिंग होम में आग लगी और 6 नवजात बच्चे जल के मर गए, तो मैंने उसको दर्जनों व्हाट्सएप मैसेज भेजे, कॉल की, एसएमएस की, उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। ये मुझे याद है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, दिल्ली में लोकसभा के लिए वोट पड़े थे, उससे ठीक अगले दिन सुबह की ये बात थी। और मैंने ये बोला कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये इत्तेफाक है, ये लगभग सब अफसर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं। और मैं आपको करीब 100 ऐसे एविडेंसेस दे सकता हूं अलग अलग समय के कि अफसर किस तरीके से अपने मंत्रियों की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। खैर वो आपके समय में ये तो बिल्कुल मतलब लोगों के जहन में होगा, पर याद दिलाना पड़ता है कि कैसे अफसर जो हैं वो एक अलग बात करते थे, एलजी के अंडर थे सीधे वो, और मंत्रियों की जो है उनके साथ में रस्साकसी चलती रहती थी। और यही चीज़ लगभग अभी भी चल रही है। मैं परवेश वर्मा का वो देख रहा था बयान, तो वो ये बता रहे थे कि अफसर आके हमसे झूठ बोल देते कि काम हो गया, जबकि काम हुआ नहीं होता है। तो इनको 10 साल से काम ना करने की आदत पड़ी हुई है। तो ये बात परवेश वर्मा बोल रहे थे। खैर, क्योंकि आदत पड़ी नहीं है, आदत इनके एलजीओ ने डाली है उनको कि काम नहीं करना। तो ये तो बिल्कुल कंटेक्स्ट है ना। भाई मैं आपको बताऊंगा ना कि मंत्री ने कोशिशें की और ये हालात थे दिल्ली के अंदर, और मेरे पास वो सबके एविडेंसेस हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसको हटा दो। दूसरा, मैंने अपनी स्टेटमेंट में लिखा कि ये पूरी की पूरी जो एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज हुई है, ये जो पूरा का पूरा केस मेरे ऊपर दर्ज हुआ है, ये पूरा फैब्रिकेटेड है और ये दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, मेरे ऊपर ये झूठा मुकदमा दर्ज कराना। ठीक है, ये आपका पक्ष है, ये अपना बयान है आपका। हाँ, और मैंने ये भी कहा कि मेरे पास वीडियो एविडेंस है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लिखित में मेरे पास एविडेंस है, जिससे मैं ये बात साबित कर दूंगा कैसे अफसरों की मीटिंग हुई,
कैसे एलजी के अपने दफ्तर में मीटिंग हुई अफसरों के साथ, जिसमें मैं भी मौजूद था, कैसे और मीटिंग्स अलग अलग समय पे हुई, और उन मीटिंग्स के अंदर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दिख जाएगी विद एविडेंस। अच्छा, कि ये झूठा केस मेरे ऊपर बनाया गया है, और मैंने कहा कि ये एविडेंस मैं देने के लिए तैयार हूं कोर्ट में, तो साहब इसको हटा लो। मैं क्यों हटा लूं भाई मैं तो लिखूंगा जो मुझे सही बात लिखनी है, ईडी कैसे तय कर सकती है? तो साहब ये चीज जो है फिर, क्योंकि उनका बार बार मेरे ऊपर दबाव था कि आप इसको हटाइए, और मेरा ये था कि भाई मैं तो अपना पूरा बयान दूंगा, नहीं तो मैं लिखूंगा कि आप मेरा बयान नहीं ले रहे। तो ये जो है खींचमतान, हमारे ऊपर प्रेशर वगैरह जो है रात को 1:45 बजे तक चला, और फिर अंततः वो अपने हिसाब से एक स्टेटमेंट मेरा प्रिंट करा के ले आए। अच्छा, और बोले कि सर अब आप इसको पढ़ लो, ये मैंने ठीक बना दिया है। ठीक बना दिया का मतलब कि जी जो मुझे हटाना था वो हटा दिया। मेरे बयान में से ईडी के अफसर ने जो काम की चीज़ें वो सारी हटा के कह रहे हैं मैंने ठीक बना दिया, अब इस पर साइन कर दो। तो बॉस एक बात बताओ, मैं क्या घास खा रहा हूँ? तो मैंने कहा, वहीं पे मेरी किताबें लगी, मैंने कहा ये क्रॉस एग्जामिनेशन की इतनी मोटी किताब मैंने पूरी पढ़ी है, मैंने वकालत कर रखी है, मुझे पता है तुम मुझसे क्या कराना चाह रहे हो, मैं नहीं करूँगा, ना मैं तुमसे डरूंगा, और अरेस्ट करना कर लो। मैं 2 साल तय करके बैठा हुआ हूँ, मुझे अपनी 2 साल जेल में बिताने हैं, आज बिताऊंगा, कल बिताऊंगा, बताऊंगा। ये मैंने उनके डिप्टी डायरेक्टर को भी फ़ोन पे बोल दिया, मैंने कहा अरेस्ट करना है कर लो, ये नौटंकी नहीं चलेगी, और मैं साइन नहीं करूंगा। तो फाइनली बयान हुआ नहीं हुआ? वो बयान उनका था, मैंने कहा कि इस पे नहीं करूंगा, मैं तो पूरे पे साइन करूंगा, जो बयान मैंने दिया मैं उस पे साइन करूंगा ना, तुमने जो लिखा उस पे कोई ना साइन करूंगा। तो फिर बयान नहीं लिया उन्होंने। तो खाली बस वो 2 डॉक्यूमेंट से, एक आपका चुनाव हलफनामा और एक आप जो कोर्ट में दिया है हेल्थ डिपार्टमेंट का वो हलफनामा, वो बस वो लेके चले गए इतनी देर में? उसमें भी चोरी की। 8 बजे एक पंचनामा तैयार हुआ, 8 बजने से थोड़ी देर पहले, जब ये बोला ना हम जा रहे हैं जी, ठीक है, हो गया, बढ़िया हो गया, हो गया, तो एक पंचनामा तैयार हुआ कि इन्होंने मेरे से ये 2 डॉक्यूमेंट लिए हैं, एक मेरा इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट, एक हेल्थ डिपार्टमेंट का एफिडेविट, एक करीब 20 पेज का, एक 89-90 पेजेस का। उस पे इनके जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट विटनेस, जिनको पंच कहा जाता है कि साहब पब्लिक के 2 विटनेस ले आए, वो भी इन्हीं के लोग होते हैं, वो भी पूरी सेटिंग चलती है। उनसे उस पंचनामे पे साइन करा लिए, मेरे साइन करा लिए, इनके सब अफसरों ने साइन कर दी, वो पंचनामा तो बन गया। मगर अब क्या है कि मेरा ये वाला जो हेल्थ मिनिस्ट्री का जो एफिडेविट है, जो हाई कोर्ट में है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसको हटाना है, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें हैं वो इनके खिलाफ हैं और मेरे फायदे की हैं, मेरी सच्चाई दिखाता है। समझ रहे हैं कि मंत्री पूरी कोशिश कर रहा था। तो इन्होंने एक और पंचनामा तैयार कराया रात को 2 बजने से पहले। अच्छा जी, वो एविडेंस भी इनके लैपटॉप पे मिलेगा, क्योंकि पहला पंचनामा भी इनके लैपटॉप में मिलेगा, दूसरा भी मिलेगा। पंचनामा भी बदला आपके हिसाब से? जी, हिसाब से नहीं, मैं बता रहा हूं, ये पंचनामा मतलब आप कह रहे पंचनामा बदल दिया है, जो बिल्कुल पहले जो बनाया था अब दूसरा। हाँ, और ऐसे नालायक पंच थे इनके मिले हुए, उन्होंने उस झूठे पंचनामे पे साइन करे। हालांकि वो तो होता कि वो अगर ये लेकर आए हैं तो इन्हीं की बात करेंगे। वो प्रैक्टिकल बात मैं ये कह रहा हूँ कि होना वैसे मतलब इथिकली ये होना चाहिए कि जो मतलब कानून के हिसाब से होगा कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो हम प्रैक्टिकली जानते हैं अगर वो लेकर आए हैं तो वो उन्हीं की बात तो वो करेंगे। शरद जी, तो ये नौटंकी क्यों कर रहे हो यार? तुम सीधा ही कह दो ना, एक स्टेटमेंट खुद ही बना दो और खुद ही पब्लिश कर दो अखबार में कि ये सौरभ भारद्वाज की स्टेटमेंट है। मेरे घर आके ये पंचों का टाइम वेस्ट करके नौटंकी क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि इनको ये लेजिटिमेसी चाहिए वाली कि नहीं, सौरभ भारद्वाज भ्रष्ट है इसलिए हम उसको जेल में डाल रहे हैं। अभी इतना अंधा राज नहीं हुआ कि कहेंगे कि आज इसकी शक्ल नहीं पसंद इसलिए जेल में जाएगा, अभी वो समय नहीं आया। इसलिए इनको मुझे जेल में भी डालना है और मेरे ऊपर भ्रष्टाचारी का एक स्टिकर लगाना है, और वो मैं लगने नहीं दूंगा। तो मैंने उन दोनों पंचों को कहा, वो पंच कौन है? वो दोनों सरकारी बैंक के छोटे छोटे अफसर हैं, क्लरिकल, मैनेजेरियल। तो वो तो सरकार के साथ ही होंगे, उनकी है हिम्मत वो ईडी के खिलाफ हो। तो इन्होंने जो दूसरा पंचनामा किया उसमें उस एफिडेविट को हटा दिया। अच्छा, और इन पंचों से साइन करा लिए। वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाला एफिडेविट था वो हटा दिया। अच्छा, और दूसरी बात, वो हेल्थ डिपार्टमेंट का एफिडेविट मेरे घर से चोरी करके इनके असिस्टेंट डायरेक्टर ले भी गए, इसके सबूत भी मेरे पास हैं। ये तो बड़ा अजीब आरोप लगा रहे हैं। मतलब जिसको वो जब्त करके ले जा सकते हैं
क्योंकि ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है जो क्योंकि हलफनामा आपने वहाँ दे अपने दिया। बॉस को दिखाना है ना कि सर इसके पास ये सबूत है इस आदमी के पास। नहीं, पर वो तो वैसे भी दिखा देंगे, अगर जब्त करके ले जाएंगे, अगर दिखाना होगा तो वैसे भी। फिर वो रिकॉर्ड में आ जाएगा ना। अगर ये जब्त करेंगे तो इनको अदालत के सामने दिखाना पड़ेगा, इनको ये दिखाना पड़ेगा अदालत अच्छा, को। आप ये कह रहे हैं उनको वो अदालत को नहीं दिखाना चाह रहे हैं इसको, वो अपने बॉस को दिखाना अच्छा, चाह रहे हैं, ठीक है। अपने जो इनके असली मालिक हैं उनको दिखाना चाह रहे हैं कि साहब इसके पास ये एविडेंस है। मगर अगर ये जब्त कर लेंगे तो अदालत इनसे कहेगी यार जब तुमको ये पता चल गया पहले ही दिन कि इस आदमी ने वो सारे एक्शन लिए हैं जो इसको लेने चाहिए थे, तो तुम इस पे मुकदमा क्यों चला रहे हो? अच्छा जी, ये कह तो रहे हैं। इसलिए एक झूठा नकली पंचनामा बनाया गया। अच्छा, अब ये बताओ कि जो पंचनामा इन्होंने बनाया है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है ये इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट है ये, तो ये इनक्रिमिनेटिंग कैसे है? इस पे बात हो गई हमारी। तो सर नहीं, ये मतलब अगर जो ये कह रहे हैं इनक्रिमिनेटिंग है, मेरे हिसाब से ये इनक्रिमिनेटिंग कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग में इन्होंने जो विधायक का चुनाव लड़ा, वो उन्होंने जो है इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस कहा, लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, आप चाहें तो चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, इन पे कितनी संपत्ति है, इनके पास कितने केस दर्ज हैं, ये सारी डिटेल इसके अंदर होती है। The premises of house number 678 is searched, and as a result of such documents and digital device annexure A and B which appear to be incriminating were seized. annexure A क्या है? ये तो इंक्रीमेंटिंग मतलब कैसे annexure A है, ये सोचने वाली बात है, सब आप लोग सब और सोचिए। इतनी बदमाशी, इसको लूज शीट्स लिखा है, मार्क्ड ए। मैंने कहा लूज शीट कोई ना, ये तो मेरा इलेक्शन कमीशन का एफिडेविट है, इसको लिखो ना कि इलेक्शन कमीशन एफिडेविट। कह रहे नहीं सर हम इसको लूज शीट ही लिखेंगे। मैंने कहा यार बड़े समझदार हो तुम। क्या, चलिए अब क्योंकि मैं इस पर लिख देंगे तो पोल पूरी खुल जाएगी। अब मैं केस पे आता हूं। केस आरोप यह है कि भाई 5,590 करोड़ रुपए के दिल्ली के अंदर अस्पताल बनने थे, कुछ अस्पताल नए बनने थे, कुछ अस्पताल पुराने जो थे उनका विस्तार होना था। इसी में आरोप ये लगाया है विजेंद्र गुप्ता, इसमें वो है कंप्लेनेंट, जो सब कुछ यही हाँ। है सर, बीजेपी का ही मैं कंप्लेंट पूरी बात सुन लीजिए कि इनका ये कहना है कि भाई एक तो कॉस्ट बढ़ाई गई, इसके अंदर जानबूझ के बढ़ाई गई, बनाने में देरी हुई और ऐसे करके जो है इसके अंदर घोटाला हुआ है। तो ये इनका यह आरोप है। सर देखिए ऐसा है, पहली बात, जब मैं मंत्री बना मार्च 2023 में, तब ऑलरेडी इन सब हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स के टेंडर, सैंक्शन, वर्क ऑर्डर और कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ठीक है, ये सैंक्शन पहले हो चुके हैं, सब कुछ हो तो यानी कि ये तो क्लियर ही है कि शुरुआत में आपका इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब आप हो ही नहीं तो रोल नहीं है। और लेकिन आपके मंत्री बनने के बाद आपने कोई सैंक्शंस और ये सब दिए? मैंने मंत्री बनने के बाद इन अस्पतालों से संबंधित ना कोई सैंक्शन, ना कोई रिवाइज सैंक्शन, मैंने कुछ नहीं दिया, ना मैंने किसी को कोई फंड दिया। मीटिंग हुई इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड एक मीटिंग हुई, अच्छा, जिसमें इन अधिकारियों का ये कहना था कि साहब हम ओरिजिनल टेंडर को बदल देते हैं। हाँ, तो ओरिजिनल टेंडर को बदलने की वजह से इनका कॉस्ट डबल हो रहा था लगभग। ठीक है, तो मेरे मिनट्स में रिकॉर्डेड है कि क्योंकि इतना ज़्यादा कॉस्ट आप बढ़ा रहे हो किसी चीज़ का, और इतना पैसा सरकार के पास नहीं है, सरकार को दिल्ली जल बोर्ड और कई अलग अलग महकमों को पैसा देना है। तो पहले तो आप कोशिश ये करो कि ये जो बन रहे हैं आईसीयू हॉस्पिटल्स, इनको ऐसे ही इस्तेमाल करो एज एनेक्सी टू एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल। जैसे सर कहीं एक आईसीयू हॉस्पिटल बन रहा है, उसके पड़ोस में एक दूसरा हॉस्पिटल है, जैसे जीटीबी हॉस्पिटल है, तो उसको आप उसका एनेक्सी मान लो। जीटीबी के अंदर ओपीडी वाला हो जाएगा, इसके अंदर आपके पेशेंट एडमिट हो जाएंगे। तो पहले तो आप इनको एनेक्सी की तरह इस्तेमाल कर लो, और अगर फिर भी आप इनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि ज़रूरी है कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, तो आप उसका नया टेंडर दे दो। अच्छा, ये मैंने अपने मिनट्स ऑफ मीटिंग में रिकॉर्ड कर रखा था। अच्छा, मेरे पास ये मिनट्स मिल नहीं रहे थे, मैं बड़े दिनों से परेशान था। अच्छा, कि यार ये मैंने रिकॉर्ड तो करवाया है, अच्छा ये इतने बदमाश हैं, मैं इनको आरटीआई लगा रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट को मैंने आरटीआई लगाई कि मेरा यूओ नोट जो मैंने चीफ सेक्रेटरी को भेजा, जो मुझे पता है, यूओ नोट नंबर लिख रहा हूँ, डेट लिख रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भैया उसके बारे में आपने क्या कार्रवाई बताइए। तो चीफ सेक्रेटरी ने मुझे आरटीआई में जवाब दिया कि मेरे को ऐसा यूओ नोट कोई मिला ही नहीं। तो ये तो अब इस लेवल पे आ गया है दिल्ली सरकार कि ये अब एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये तो बजरंग बली का आशीर्वाद था कल मंगलवार को कि इन्होंने इनका एक आदमी भेजा और मैं बैठा था ऊपर और ये नीचे ढूंढ रहा था मेरे घर में, पापा का जो जगह है कमरा उसके अंदर, और वहाँ से एक कागज़ ढूंढ लाया कहीं पे।
हालांकि जो सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं ये इनका पक्ष है कि इन्होंने कोई सैंक्शन नहीं दी, बल्कि यही कहा कि जो ओरिजिनल काम है वैसे ही करो। मैं आपको पढ़वा देता हूं। हाँ, लेकिन मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, सरकारी खजाने को नुकसान होना या किसी चीज की कॉस्ट बढ़ जाना या फिर किसी के कंस्ट्रक्शन में देरी होना, क्योंकि इसमें यही सारे आरोप लगे हैं, केवल ये कह देना जो है ये करप्शन नहीं होता। करप्शन तब साबित होता है जब आप ये साबित करेंगे कि ये जो लागत बढ़ाई गई इसके अंदर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दूसरे किसी लोगों के साथ में या अकेले कुछ इनकी बदनीयत थी और कहीं जो कॉस्ट बढ़ाई गई उसमें से इन्होंने अपना हिस्सा लिया, क्विड प्रो को जिसको कहते हैं, तब जाकर जो है इसके अंदर ये बात आएगी कि हाँ ये करप्शन हुआ। केवल सरकारी खजाने को नुकसान या कॉस्ट बढ़ जाना या देरी हो जाना, देश में प्रोजेक्ट तो सारे देरी से ही चलते हैं, टाइम से कौन सा होता है। तो ये मैं आप समझ के लिए बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने किया है या नहीं किया है, इस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, जांच एजेंसी जब करेगी तब करेगी, बल्कि कोर्ट इसमें तय करेगी, लेकिन ये जो समझ है वो आपको बता रहा हूं। आप बोलिए सर। शरद जी, ये जो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट ढूंढा हाई कोर्ट का जो एफिडेविट है, उसमें मिनट्स लगे हुए हैं। 17 अगस्त 2023 को मैंने मीटिंग करी है। अच्छा, 17 अगस्त 2023 में। अच्छा, और इसमें एसबी दीपक कुमार हेल्थ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ, डीजीएचएस, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और तमाम जो नए अस्पताल बन रहे थे उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर्स अच्छा है। ठीक है, ये 22 लोग हैं, कोई अकेले में कोई मीटिंग नहीं हुई है। और इस मीटिंग के मिनट्स रिलीज कर दिए हमने 22 तारीख को। ठीक है, अच्छा, 17/8 को मीटिंग, 17/8 की मीटिंग है, 22/8 को रिलीज की और रिलीज करके सबको हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह सब अफसरों को भेज भी दिए कि भाई ये तय कर दिया मंत्री ने। अच्छा, ठीक है। और क्या तय किया मंत्री ने, आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ। Taking into consideration the escalation of cost in converting ICU hospitals into multi-speciality hospitals and the budgetary constraints, a considered decision was taken that the upcoming ICU hospitals situated within or adjacent to an existing Delhi government hospital shall be attached as an annexee to the existing hospital for indoor admissions. और अगर ऐसा ना हो तो in case there is no existing Delhi government hospital adjacent to the upcoming ICU hospital, and the department is of opinion that additional facilities or services are essential in the new hospital, in such case, fresh tender may be floated for construction of an additional structure or building for provisioning of additional facilities and services. सर इससे ज़्यादा फ्रेश टेंडर कीजिए आप। इससे ज़्यादा मैं क्या दिल निकाल के दे दूँ इन्हें? और ये क्या मेरा स्पून फीडिंग करना मंत्री का काम है क्या सर? इनको मैंने इनको स्पून फीडिंग तक करके दे दी, फिर भी अगर ये कुछ नहीं करना चाहते तो इसके लिए हम नहीं, एलजी जिम्मेदार है। चलिए, आखिरी में बस आप ये सवाल पूछूंगा आपसे, क्या सौरभ भारद्वाज को डर है कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए सर, मुझे पता है मैं गिरफ्तार हूँगा। अच्छा, मुझे मुझे पता है ये बात, ठीक है, और मैं इनकी गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं हूँ। मेरे पास एविडेंसेस हैं, वीडियो एविडेंसेस हैं, मैंने अपने वकील को दे दिए हैं और मैंने उनको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि मेरी गिरफ्तारी के बाद आप सही समय पे इन एविडेंसेस को पब्लिक भी करिए और कोर्ट के सामने भी रखिए। मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी, इनके एलजी और इनकी ईडी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को पूरी तरह एक्सपोज करना है। ये जब तक देश के सामने एक्सपोज नहीं होंगे हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ सर। मेरी बीवी ने इनसे कहा कि भैया एक बात बताओ, कोई क्यों ईमानदारी करेगा, कोई क्यों ईमानदारी से काम करे अपना? पहली बात तो आप तो सबको चोर साबित करने में लगे हुए हो। मतलब आदमी इतना त्याग करता है, परिश्रम करता है, अपने परिवार का त्याग कराता है, और उसके बाद भी आप उसके ऊपर चोर का तमगा लगा दोगे तो ईमानदारी कोई क्यों करेगा? दूसरी बात, आज हम अपने समाज को क्या बना रहे हैं, हम अपने देश को क्या बना रहे हैं? इस सैटरडे को मैं अपनी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग में गया, ठीक है, मैं ही जाता हूँ ज़्यादातर। उसकी क्लास टीचर ने जो मुझे बात कही वो मेरे दिमाग में चिपक गई और मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी। मेरी बेटी एक बड़ी आदर्शवादी बच्ची थी। वो इतनी आदर्शवादी थी कि जब मैं मंत्री के तौर पे उसको कभी कभी स्कूल छोड़ने जाता था तो वो जो सड़क पे के किनारे स्ट्रे डॉग दिख जाते थे ना, चोट खाए हुए, कहती थी पापा आपने मोहल्ला क्लिनिक कुत्तों के लिए क्यों नहीं बनवाए? उनके लिए भी तो होने चाहिए, इनको भी तो चोट लगती है, इनको कहाँ ले जाएगा कोई? तो मैंने कहा यार ये बच्चे कैसे सोच लेते हैं वाली बात, हमने तो कभी सोची नहीं। कुत्ते और ये सब भी तो है। तो एक
उसके अंदर आदर्श था, मगर उसकी क्लास टीचर ने बताया कि पिछले कुछ महीने से वो ये बात कहने लगी है कि क्लास में खड़े होकर बोलने लगी है कि सब कुछ पैसा होता है, कि आपके पास अगर पैसा है तो ही सब कुछ है, फेम वेम कुछ नहीं होता, कोई मतलब नहीं है फेम का, आपकी समाज में इज्जत का कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज मनी एंड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों आ रहा है एक बच्चे के दिमाग में? क्योंकि आज आप समाज में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो कि देयर इज नो इंसेंटिव टू बी ऑनेस्ट। भाई एक ईमानदार आदमी को क्या मिलता है? एक ये झूठी इज्जत ही तो मिलती है कि तुम ईमानदार हो, और लोग कहते हैं हाँ जी ठीक, जैसा भी है इसने पैसा नहीं कमाया। आप हमसे वो चीज भी छीनना चाहते हो? हम लोग ये आप मुझ पे 5,500 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगा रहे हो। 5,500 करोड़ मेरे अकाउंट में जब मैं मंत्री से रिटायर हुआ था 4-5 लाख रुपए थे, रोज खर्च हो रहा है। हाँ, घर का तो खर्च हो गई। हाँ, रोज अकाउंट से खर्च हो रहा है, ब्लिंकिट पे, जोमेटो पे और राशन पे, इस पे उस पे, एटीएम से निकाल रहे हैं। और आज मेरे अकाउंट में 40,000 रुपए थे और मैंने उसमें 12,000 रुपए निकाल दिए थे, तो 28,000 रुपए होंगे मेरे अकाउंट में। और आप जो है हमें भी चोर दिखा रहे हो। आपने चला दिया सुबह सुबह टीवी पे कि जी सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पे छापे पड़ गए। भाई मुझे भी तो बताओ वो मेरे ठिकाने कौन से हैं? हालांकि मुझे लगता है इसमें या तो जो जांच एजेंसी ने जो खबर चलवाई तो उसमें वो देने में कुछ गलती थी, क्योंकि बाद में जो रिलीज आई है उसमें ये लिखा हुआ है कि सौरभ भारद्वाज और कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के 13 ठिकाने। शरद जी वो रिलीज किसने पढ़ी? हाँ, किसने नहीं पढ़ी? मेरी बेटी और मेरी बेटी के साथ पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों ने तो यही पढ़ा कि सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पे छापा पड़ा। मेरी इज्जत तो आपने खत्म कर दी। मैंने जो कमाया 11 साल में वो तो आपने जीरो कर दिया। मैं इन 11 सालों में कम से कम नहीं तो 300 इंजीनियरों से मेरा वास्ता पड़ा हुआ है। एमसीडी का यही होता है, फ्लड का यही होता है, डोसिब में यही होता है, पीडब्ल्यूडी में यही होता है, एई होते हैं, एक्सीएन होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं, हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, और करीब 1,500 ठेकेदारों से पाला पड़ा होगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन्होंने काम किया। वो मंत्री में जो ठेकेदार और वो होंगे वो तो पता नहीं कितने होंगे। एज अ एमएलए भी मेरा इतने लोगों से पाला पड़ा है जिनसे मैं कमीशन ले सकता था, और मांगता तो वो ऐसे ही दे देते हैं सोच के कि कोई बात नहीं तो देते ही दे देंगे। मैंने किसी से नहीं लिया। मेरे यहाँ कम से कम नहीं तो 3 दर्जन एसएचओ आके मेरे इलाके में रिटायर हो गए, मतलब रिटायर मतलब ट्रांसफर हो गए। आप किसी एक एसएचओ से तो कहलवा दो कि हाँ जी हमने ये बात पता करी थी कि सौरभ भारद्वाज वहां पैसा लेता था, या उससे पैसा लेता था, उससे पैसा लेता था, या सौरभ भारद्वाज के बारे में हमें पता चला था जी वहां पे घर बना लिया, वहां पे बेनामी खरीद लिया। एसएचओ को तो वैसे ही पता चल जाती है। और हमने कुछ नहीं किया तो भी तुम हमें चोर बना रहे हो। तो आपने तो सबको चोर बना दिया। फिर आदमी क्या कहेगा? वो कहेगा चोरी करने में फायदा है, कम से कम पैसा तो कमा लोगे। पैसा तो बना हुआ है कि सारी सुविधाएं मिलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा शरद जी कि मैं चोर बन जाऊंगा इसके बाद, मैं तब भी नहीं बनूंगा, हम तो नहीं बनेंगे। मगर आप आगे वाली जनरेशन को क्या कर रहे हो? आप ये सोचो, आप और ये जो आप मतलब ये जो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है, ये जो इनका ईडी है, ये जो इनका एलजी है, ये जो इनके इशारों पे नाचने वाले अफसर हैं, चाहे वो आईएएस हैं, चाहे वो आईपीएस हैं, चाहे वो ईडी के लोग हैं, ये सब लोग आपकी जड़ों को ख़त्म कर रहे हैं, इस देश की जड़ों को। ये जो मेरी बेटी है ना, वो इस देश की जड़ थी। आपने बेटी का जिक्र किया तो मैं पूछ लेता हूँ, जब पिछली बार मैं इंटरव्यू करा, जब आप चुनाव हारे थे तब आपने बताया था कि आप अपनी बेटी को फेस नहीं कर पा रहे थे। अब जब कल रेड पड़ी है कि भाई आपने 5,500 करोड़ का घोटाला कर दिया होगा, इस मामले में रेड पड़ी है, तब बेटी ठीक थी। उसकी सिर्फ एक ही ये थी कि पापा को जब अरेस्ट करेंगे तो मुझे अपने साथ ले जाना, ताकि मैं भी वीडियो में पूरे में जो है फेमस हो जाऊं क्योंकि है तो बच्ची। देखो जब वो पैसे की बात करती है उसको ऐसा लग रहा है कि घर में पैसे की दिक्कत है। नहीं, अगर जो आप बात बता रहे हैं कि अगर ये बात आपकी बेटी स्कूल में बोल रही है पैसा सब कुछ है, इसका मतलब हम ये समझते हैं, मतलब राजनीति तो अपनी जगह है, कि आपके घर में पैसे को लेके चर्चा होती होगी, कलेश होते होंगे कि अरे भाई हाँ अरे ये लेना है, अरे अभी पैसे नहीं है, अरे ये हो गया, अरे इतने साल से आप जो है राजनीति में हो, विधायक हो, मंत्री हो, अरे तब भी आपके पास नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं होती होगी। अगर ये हो रहा है तो मैं आपको बताऊं चर्चा क्या होती है। चर्चा ये होती है कि यार तुम्हारे पास इतना अच्छा करियर था, तुम यूएस के अंदर जॉब करते थे, अच्छी खासी नौकरी थी, यहाँ क्या मिला हमें?
मुझे तो मिला, देखो मुझे तो फेम मिला, मैं मंत्री बन गया, मेरे को इतने लोग जानते हैं, बट परिवार कहता है यार हमें क्या मिला, हमारी तो एक अच्छी खासी चलती हुई जिंदगी जहन्नुम हो गई। जो उनका समय है वो आप दूसरों को बांट रहे हैं, जो मेरे पीयर बुरा लगता होगा उनको। जो मेरे पीयर्स थे, जो मेरे साथ नौकरी कर रहे थे या जिन्होंने मेरे साथ इंजीनियरिंग करी है, वो सब लोग आज बहुत बड़े बड़े पैकेज पे हैं। वो लोग हर साल इंटरनेशनल हॉलीडे पे जा रहे हैं, हर साल वो लोग इंटरनेशनल वेकेशन पे जा रहे हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ, हम तो अभी तक नहीं गए, हम तो नेशनल पे नहीं जा पा रहे क्योंकि टाइम भी नहीं है और रिसोर्सेज भी नहीं है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये सिर्फ सौरभ भारद्वाज या अरविंद केजरीवाल को जेल नहीं भेज रहे हैं, ये आपकी जो पूरी की पूरी सोशल फैब्रिक है ना, आपका जो पूरा सामाजिक ताना बाना है, ये उसको ख़त्म कर रहे हैं और इसके लिए इनको कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। और एक ये होता है आमतौर पे जब ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन होती है, रेड होती है, तो बहुत से नेता जो हैं ये कहकर सवाल टाल दिया करते हैं कि मैटर जो है वो सब जुडिस है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पर ज़्यादा नहीं बोल सकते। लेकिन आपने किसी भी सवाल के उसमें ये नहीं कहा, तो इसलिए मैं कहूँगा बहुत बेबाकी से आपने सारे सवालों का जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।